हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने उसकी डायग्राम देखी थी प्लस उसके बारे में थोड़ा कुछ जाना था। तो चलिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको दोबारा फिर से थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बना हुआ एक सिस्टम है, जिसमें कि मेनली 2 ओवरीज पाई जाती हैं पेयर में, और इनको फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें फ्लैपियन ट्यूब हैं, 2 ट्यूब्स हैं जिनको फ्लैपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये यूट्रस, और यूट्रस को 3 लेयरों ने बाहर से कवर किया हुआ है। जैसे कि बाहर वाली लेयर का नाम था पेरीमेट्रियम, मिडल वाली का नाम मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। और उसके साथ साथ हमने देखा था यहाँ पे एक सर्विक्स था, सर्विक्स के अंदर सर्वाइकल कैनाल, फिर वेजाइना, और लास्ट में फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं। तो देखिए, उस क्लास में हमने क्या डिस्कशन की थी कि क्या होता है कि जब ओवरीज जो होती हैं वो एग बनाती हैं, तो देखिए जैसे हमने देखा कि टेस्टिस में स्पर्म बनती है, और स्पर्म का बनना, उस काम को वहां पे बोलते थे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही ये जो ओवरीज होती हैं ये भी यहाँ पे अंडे बनाती हैं, और अंडे बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। ठीक है जी, वो भी अपने याद रखना है। oogenesis वर्ड, oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम। ऐसा काम जिसमें के ओवम बनता है, उस काम को बोलते हैं हम oogenesis। तो ये जो oogenesis वाला प्रोसेस है, इसके बारे में 1-2 मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूं कि ये oogenesis, अंडे बनने वाला जो काम है, वो गर्ल्स में, वो लड़कियों में उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है जब लड़की माँ के अभी पेट में होती है। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है, उसी टाइम ये oogenesis प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब सिर्फ स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही उस बच्ची का जन्म होता है उसके बाद उसकी ओवरीज में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स बन रखे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो एडोलसेंस एज में पहुंचती है, प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, 11-12 साल की वो लड़की हो जाती है, तो उसके बाद उसके ओवरीज में जितने भी अंडे बने हुए होते हैं वो उनकी मैचुरेशन होना स्टार्ट होती है, वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। देखने को मिलता है कि ये दोनों ओवरीज जो होती हैं वो हर मंथ एक अंडे को बड़ा करती हैं, एक अंडे को अल्टरनेट पैटर्न में बड़ा करती जाती हैं। अगर एक मंथ एक ओवरी, राइट ओवरी एक अंडे को बड़ा कर रही है, तो दूसरे मंथ ये रेस्ट में रहेगी, फिर ये वाली ओवरी जो होती है वो एक अंडे को मैच्योर करती है। ठीक है, एक एग को मैच्योर करती है। जैसे वो अंडा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो यहाँ से यहाँ आता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है जी, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन का मतलब क्या था, वहां पे मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का मिलना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, कॉपुलेशन बायोलॉजी में। तो कॉपुलेशन के बाद क्या होती है, इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन मीन्स स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल की बॉडी में। अब वो वेजाइना के रास्ते होती हुई सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल के थ्रू होती हुई इस यूट्रस के रास्ते वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है स्पर्म सेल। ठीक है, तो जैसे वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो वो सबसे पहले कौन से भाग में पहुंचता है, वो इस्थमस में पहुंचता है, और इस्थमस से फिर वो कहां पे एंटर करता है, इस एम्प्यूला के भाग में। ठीक है, एम्प्यूला वाले भाग में जाके वो रेस्ट करता है, यहाँ पे स्टे करता है, और यहाँ पे बैठ के फिर वो इंतजार करता था किसका, अपने इस दोस्त का, ओवम का, कि ये यहाँ से यहाँ आएगा मिलने, और दोनों मिलके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी इनकी और जाइगोट पैदा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये जाता था, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि ये ओवम जो है वो इसके पास जाने के लिए उतावला तो रहता है, लेकिन ये यहाँ से जा नहीं पाता है, क्योंकि कारण ये है कि इसके पास चलने के लिए एनर्जी नहीं होती है, मूव होने के लिए। तो वो एनर्जी जो है, एनर्जी बनाने वाला बंदा इसके पास नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब क्या होता है कि इस केस में ये फिम्ब्रे जो हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के आगे, ये हेल्प करती हैं और इसको पकड़ के ऐसे फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से मूव करवा देती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और पहले कौन से पार्ट में पहुंचता है, इस इनफंडिबुलम वाले भाग में ये एग जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है और यहाँ पे एंटर हो जाता है। ठीक है, इनफंडिबुलम में जाने के बाद फिर से ये आगे नहीं जा पाता है, इसकी लिमिटेशन है कि आगे मूव ये कभी कर ही नहीं सकता है विदाउट
दूसरे की हेल्प के बिना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो कि इसको इनफंडिबुलम से थोड़ा मूव करते हैं और ये आगे चला जाता है कहाँ पे, एम्प्यूला वाले भाग में, जहाँ पे कि ये स्पर्म सेल जो होता है वो इसका वेट कर रहा होता है। और जब ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, आपस में इनकी फ्यूजन होती है, तो जाइगोट बन जाता है। उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, हमने देखा था कि इसका यहाँ से यहाँ जाना, अंडे का ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में जाना, इस प्रोसेस को हम वहाँ पे क्या बोल रहे थे, ओवुलेशन। ओवुलेशन, और ये ओवुलेशन जो होता है वो कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के ऊपर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जैसे ये जाइगोट यहाँ पे बना, तो ये अकेला रह रहा के थोड़ा परेशान हो रहा था, तो इसने क्या किया था, वहाँ पे यहाँ पे डिविजन्स की थी। ये इसने अपने आप को डिवाइड किया, और इसने एक, ये मान लो कि एक सेल था, इसने आगे बड़े सारे सेल तैयार करता गया, ऐसे 2 बने, 2 के फिर 4 बने, 4 के फिर 8 बने, और 8 के आगे 16 बने थे, है ना। तो ये जो डिवीजन है यहाँ पे हो रही थी, इस प्रोसेस को, इस डिवीजन वाले प्रोसेस को हम यहाँ पे एक नाम दे रहे थे, क्या, क्लीवेज। तो ये जाइगोट क्या कर रहा था, क्लीवेज कर रहा था, और आगे डिफरेंट सेल्स बना रहा था, ठीक है। तो ये जब 16 सेल बनते हैं, एक जाइगोट जब डिवाइड कर करके आगे 16 सेल बना रहा था, इन 16 सेलों को हमने नाम दिया था किसका, ब्लास्टोमर्स का। किसका नाम दिया था, ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर सेल्स, ठीक है, ब्लास्टोमर्स। और इस पूरी स्टेज को, ये 16 सेल की जो स्टेज है एक, इस स्टेज, सजी स्टेज को हम नाम देते हैं क्या, ब्लास्टुला का नाम है ना। वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लास्टुला बोलते हैं, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। और सेलों को ब्लास्टोमर सेल्स। तो देखिए, जैसे ब्लास्टुला बन जाता है, 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है, तो ये 16 सेल भी अपने आप को डिवाइड करते हैं, और आगे जाके क्या बनाते हैं, ये आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट बना देते हैं, ठीक है ना। ब्लास्टुला आगे किस में चेंज हो रहा था, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, है ना। अब देखिए, जैसे ही 16 के आगे 32 सेल बनते हैं, तो उसको हमने बोला कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वो बन जाती है उन सेलों की, उस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जो सेल हैं, ये जो ब्लास्टोमर सेल्स हैं, ये लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। मतलब कि एक तो ये बार वाली ऐसी लेयर बना देते हैं, और कुछ थोड़े बहुत अंदर यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत बार ऐसे एक लेयर बना देते हैं बाहर बाहर से, और थोड़े बहुत अंदर इकट्ठे होके बैठ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो बार वाली लेयर है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपने याद रखना है, इस लेयर को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। जो अंदर का ये सेल जितने बचे इस लेयर के अंदर की साइड, इनको बोलते हैं हम इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है जी। मान लो कि हम ब्लास्टोसिस्ट की ही बात कर रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं, इसमें 32 सेल होते हैं, जिनको हम ब्लास्टोमर ही बोल रहे हैं। लेकिन वो ब्लास्टोमर क्या करते हैं कि अपनी कुछ 2 लेयरें बना देते हैं, एक तो बाहर वाली लेयर जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, और दूसरे अंदर वाली लेयर जिसको हम इनर सेल मास बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यहाँ से, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, अभी यहाँ पे हो रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। तो एम्प्यूला वाले भाग में सारा कुछ हो रहा है। अब ये यहाँ से मूव करता है, इस तरह से होता हुआ सीधे ये ब्लास्टोसिस्ट किसके साथ अटैच हो रहा था, यहाँ पे आके इसकी अटैचमेंट हो रही थी, ठीक है। इस ब्लास्टोसिस्ट की यहाँ से यहाँ पे अटैचमेंट हो रही थी, किसके साथ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के साथ। तो अब देखिए, यहाँ पे जो अटैचमेंट होती है, इसकी जो बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, ये इसके साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है इस किसके अंदर, ये एंडोमेट्रिक बॉल के अंदर धंस जाता है बिल्कुल। और साथ में देखो क्या होता है कि अब ये यहाँ पे आके चिपक गया है इसके साथ, है ना। तो ये जो यूट्रस के अंदर सेल हैं, जो यूट्राइन सेल हैं, वो भी इसको ऊपर से अच्छे से इसको एम्बेडेड कर लेते हैं, अच्छे से घेर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, ताकि यहाँ से ये कहीं जा ना पाए आप, ठीक है ना। इसके साथ इसकी अटैचमेंट बरकरार रहे। तो यूट्रस के सेल भी इसको ऊपर से ऐसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाना, यहाँ पे आके इसका अटैच हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, इसको बोलते हैं हम क्या, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मीन्स attachment of blastocyst with the wall of endometrium, with the wall of uterus, that is endometrium. The process are known as implantation. तो implantation वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो, implantation होने के बाद क्या होता है वो हम अभी जानने वाले हैं कि
यहाँ पे ये एम्बेडेड हो गया, यहाँ पे यूट्रस के जो सेल हैं इन्होंने इस ब्लास्टोसिस्ट को ऊपर से कवर कर लिया अच्छे से। अब क्या होता है कि इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, ये कुछ बार एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे बनाना स्टार्ट कर देती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसकी बाहर निकलती हैं ऐसे, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो किसने बनाई, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर ने, जब ये आगे ऐसे मूव हुई तो इसने कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दी। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं हम कोरियोनिक विलाई। ये आपने याद रखना, क्या नाम है इनका, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। तो ये कोरियोनिक विलाई और इसके साथ साथ प्लस ये जो जितने भी यूट्रस के सेल हैं, तो ये जब ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू भी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोरियोनिक विलाई प्लस इसका यूट्राइन जो टिश्यू है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, तीसरा बंदा तैयार कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। ये प्लेसेंटा बनता है किसके मिलने से, इन दो चीज़ों के मिलने से। एक कोरियोनिक विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकली हुई हैं, प्लस यूट्राइन का टिश्यू, यूट्रस का जो टिश्यू है, ये दोनों मिलके प्लेसेंटा बनाते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मतलब इस टाइप का, जो माँ और बच्चे में कनेक्शन पैदा करने का काम करता है, ठीक है। ये मदर और फीटस, देखो अब फीटस में नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने ध्यान में रखना है कि जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है। देखो जाइगोट जो होता है वो एक सेल को बोलते हैं हम, जस्ट जो पहला सेल यहाँ पे बनता है। अब जब उसमें डिवीजन आती हैं कि ब्लास्टूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो उस वाले स्टेज के उस जाइगोट को हम, डेवलप्ड जाइगोट को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आ जाता है, अब इसमें क्या होगा कि ऑर्गन्स वगैरह लगेंगे ना, तो इसको हम फिर फीटस का नाम देते हैं, मतलब कि डेवलप्ड एम्ब्रियो को फिर हम फीटस का नाम देते हैं। अर्ली स्टेज के ऊपर जाइगोट को हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो। और जब वो लेट स्टेज पे जाता है, जब वो थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ पे उसको फिर नाम मिलता है फीटस का। तो देखिए मदर एंड फीटस के बीच में कनेक्शन पैदा करने वाला बंदा यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये क्या करता है, इट मेक्स कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन जोड़ने का काम करता है। ये आपने याद रखना है। अब देखो जब ये प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही ये जो बच्चा यहाँ पे फीटस बन रहा है, इसको खाना पानी हवा जो भी इसको चाहिए होता है वो सारा का सारा मिलता है, ठीक है। और जो ये बच्चा अब यहाँ से कोई गंद शंद बाहर निकालता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जितने भी को पेशाब वगैरह करता है या फिर कोई गंदी गैस बाहर रिलीज करता है, CO2 वगैरह, वो माँ की बॉडी में चली जाती है, ठीक है। तो मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है, ये भी अपना याद रखना। इट ऑल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किस किस के बीच में, बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी ये हेल्प करता है, याद रखना अपना। ये उस बच्चे को जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, खाने के लिए खाना चाहिए होता है, उसको पानी पीने के लिए पानी चाहिए होता है, चाहे उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, चाहे उसको कोई हार्मोन कुछ भी चाहिए होता है, वो सारा का सारा पहुंचता है उसको इस प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन प्लेसेंटा जो है वो सिर्फ एक कनेक्शन पैदा कर रहा है, वो चीज़ें आगे पीछे जाएंगी, वो ब्लड के थ्रू जाएंगी। जो माँ का ब्लड है वो उसके थ्रू आगे पीछे चीज़ें मूव करेंगी, जिसको मैटरनल ब्लड भी बोलते हैं। तो ये अपने याद रखना। अब देखो क्या होता है, प्लेसेंटा बन गया। अब जैसे ही और डिवीजनें होती हैं यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में, और सेल बनते जाते हैं, बड़े सारे सेल बनते जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि वो सेल जो होते हैं वो अब आगे जाके 3 लेयर्स में आगे जाके अरेंज हो जाते हैं। मतलब कि अब जो वो ब्लास्टोसिस्ट है वो यहाँ पे जो एम्बेडेड हो रखा है, अब उसमें और डिविजन्स आ रही हैं और वो जो सेल है वो आगे 3 लेयर्स में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे 3 लेयरें वो बना देते हैं, ठीक है। वो सारे सेल इन लेयरों के ऊपर आके अरेंज हो जाते हैं ऐसे आराम से, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 लेयरें हैं इनका अपना नाम याद करना है, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्या, एक्टोडर्म। उसके बाद जो बीच वाली है इसको बोलते हैं हम मीजोडर्म।
और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म लेयर। ठीक है, ये 3 गैस्ट्रिक लेयर जो होती हैं वो बन जाती हैं, इनके ऊपर आके वो सेल जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, 3 लेयरों में वो अरेंज हो जाते हैं। और अब देखो जो सेल हैं, इन सेल्स में ये जो सेल अरेंज हुए, जो इंटर सेल मास वाले सेल जो यहाँ पे अरेंज हो गए हैं, है ना, ट्रोपोब्लास्ट और इंटर सेल मास, है ना, ये सारे जो सेल हैं जो 3 लेयरों में यहाँ पे अरेंज हो रखे हैं, इनमें वो स्पेशल टाइप के सेल्स भी होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं इनके पास वो पोटेंसी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कि ये आगे जाके अब उस बच्चे के ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म के ऊपर जो सेल होते हैं, उन सेलों में कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल जो होते हैं वो आगे जाके न्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या? ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस क्या प्रोसेस है? जिसमें कि ऑर्गन्स बनना बच्चे के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उस फीटस को ऑर्गन लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले उस बच्चे में कौन सा ऑर्गन बनता है, कौन सा ऑर्गन उसको लगता है, ये भी अपना याद रखना है। तो सबसे पहले जब वो 1 मंथ का हो जाता है यहाँ पे यूट्रस के अंदर, तो सबसे पहले जो उसको ऑर्गन उसमें आता है 1 मंथ के बाद, तो 1 मंथ के बाद जो है वो उसको लगता है पहले हार्ट, उसको दिल लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे 2 मंथ का टाइम हो जाता है तो 2 मंथ के बाद उसकी बॉडी में लिम्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लिम्स मीन्स टांगे और बाजू, आर्म्स एंड लेग्स, और प्लस डिजिट्स मीन्स फिंगर्स वगैरह उसको लगना स्टार्ट हो जाती हैं 2 महीने के बाद, है ना। जब 3 मंथ हो जाते हैं, 3 मंथ का टाइम, 3 मंथ के टाइम को हम यहाँ पे बायोलॉजी में इसको फर्स्ट ट्रिमेस्टर भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर। ठीक है, जैसे 6 मंथ का टाइम जो होता है उसको हम सेमेस्टर बोलते हैं, यहाँ पे 3 मंथ का टाइम ट्रिमेस्टर। तो 3 महीने के बाद उसको उसकी बॉडी के ऊपर क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो जितने बाकी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं, मान लो जिसमें कि जैसे मान लो किडनियाँ हैं, उसके लंग्स हैं, है ना, ये जो बाकी जो मेजर ऑर्गन्स है बॉडी के वो उसको लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अदर मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अदर मेजर ऑर्गन्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब देखो जैसे ही 1 मंथ के बाद हार्ट लगा उसको, 2 मंथ के बाद उसको लिम्स एंड डिजिट्स लगी, 3 मंथ के बाद उसकी बॉडी पे मेजर ऑर्गन, बाकी भी जितने भी ऑर्गन है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए, है ना। अब जैसे 5 मंथ का टाइम हो जाता है उसको यहाँ पे यूट्रस में, तो 5 मंथ के बाद क्या होता है कि उसको 5 मंथ के बाद वो बच्चा जो होता है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। मान लो कि वो यूट्रस में थोड़ा हिलना डुलना स्टार्ट करता है, और वो हिलता डुलता किसकी वजह से? मेनली उसके, एक तो लिखना अपने कि मूवमेंट शो करता है, वो मूवमेंट शो करता है, और दूसरा उसके हेड के ऊपर जो है वो हेयर्स आ जाते हैं, हेयर्स ऑन हेड रीजन। ठीक है, एक तो मूवमेंट वो शो करता है उस टाइम, और प्लस हेयर्स जो होते हैं वो उसके हेड रीजन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही 2nd ट्रिमेस्टर खत्म होता है, मतलब कि 6th मंथ का टाइम खत्म होता है, तो 6th मंथ के बाद वो 6 मंथ के बाद अब क्या होता है कि उसकी बॉडी जो होती है 6 मंथ बीत जाने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, फुल बॉडी हेयर्स। और साथ में उसकी ये जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स मीन्स ये जो चीज़ें हैं, ये आईलिड्स ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ये सेपरेट हो जाती हैं, और ये जो आई लैशेज हैं ये बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ये आई लैशेज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। कब? 6th मंथ के बाद। एक तो क्या उसकी आईलिड्स बिकम सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ तक।
तो अब जैसे उसका 9 महीने का टाइम पूरा हो जाता है, 9 मंथ का, तो 9 मंथ के टाइम को, 9 मंथ का जो टाइम है, 9 मंथ का इस पूरे टाइम को, मतलब कि 9 महीने तक बोलते हैं ना कि बच्चा माँ के पेट में रहता है, पेट मान लो यूट्रस के अंदर सर्वाइव करता है, तो इस पूरे 9 मंथ के पीरियड को बोलते हैं बायोलॉजी में, वो आपने याद रखना है। तो इसको बोला जाता है क्या, गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड। ये 9 मंथ का उसका गैस्टेशन पीरियड होता है। और जब ये पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ का टाइम उसको यहाँ पे हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। उसके बाद उसको ये दुनिया देखने का मौका मिलता है। तो अब देखो, जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम वो जो बच्चा है यहाँ से आराम से बाहर नहीं जा सकता, वो यहाँ से बाहर आराम से नहीं जा पाता है। अब उसको यहाँ से बाहर धकेलने में बड़ी सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो देखो, इस यूट्रस के अंदर मांस जो होता है, वो मांस लगा हुआ होता है, उस मांस का नाम है स्मूथ मसल। तो आपको पता है कि स्मूथ मसल जो होता है वो चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ताकि वो चीज़ आराम से बाहर जाए। तो ये यूट्रस के अंदर का जो मसल है वो एक तो कॉन्ट्रैक्शन पैदा स्टार्ट कर देता करना है ना, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्शंस वो कर रहा है, इन कॉन्ट्रैक्शंस को करवाने में हेल्प जो होता है वो एक हार्मोन करता है। क्योंकि देखो, अचानक से ये चीज़ हो रही है ना, तो अचानक से कोई चीज़ हमारी बॉडी में होती है, कोई चेंज आती है, तो वो हार्मोन्स करवाते हैं उस चेंज को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई एक ऐसा हार्मोन है जो कि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है, यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऐसे ऐसे, कि ताकि आराम से ये बच्चा, अब इसकी डिलीवरी हो जाए। तो उस हार्मोन का नाम आपने लिखना है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है किसके अंदर, मेक्स कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, वो बच्चा जो होता है यहाँ से उसकी डिलीवरी होती है ना, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है तो आगे यहाँ पे 2 प्यूबिक बोन्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं आगे, जब तक ये खुलेंगी नहीं तब तक वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्यूबिक बोन्स को, जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, इन प्यूबिक बोन्स को खोलने के लिए भी यहाँ पे, मतलब कि उन बोन्स को खुला होने के लिए भी एक हार्मोन यहाँ पे काम करता है। उस हार्मोन का अपना नाम याद रखना है, वो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है उसका, रिलैक्सिन हार्मोन। और उनको भी ये ओवरीज ही बनाती हैं उस हार्मोन को, रिलैक्सिन हार्मोन। वो अपना नाम याद रखना है कि रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्यूबिक बोन्स को ओपन करता है ताकि वो जो बच्चा है उसकी डिलीवरी आराम से हो जाए। तो रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में भी आपने याद रखना है। रिलैक्सिन हार्मोन, इट ओपन्स द प्यूबिक बोन्स, प्यूबिक बोन्स को ये ओपन करता है और आराम से अब उस बच्चे की जो डिलीवरी है इस सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल और सर्विक्स और इस वेजाइना के रास्ते आराम से हो जाती है, ठीक है। तो इस वेजाइना को और जैसे कि सर्विक्स को हम मिला के इनको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल का नाम भी देते हैं वेजाइना, और इस सर्विक्स को मिला के हम इस चीज़ को यहाँ पे बर्थ कैनाल का नाम भी देते हैं। यहाँ से कि उसकी बर्थ होती है, डिलीवरी होती है। अब उसकी डिलीवरी होना, यूट्रस से उसका बाहर आना बॉडी से, इस प्रोसेस को यहाँ पे बोला जाता है बायोलॉजी में पार्चुरेशन। ये आपने याद रखना है, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ, डिलीवरी आर सीधा लिख दो आप, बर्थ ऑफ फीटस और चाइल्ड आर नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन तक आपने इसको याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे ही अब उसका जन्म हो जाता है, तो जन्म होने के बाद क्या होता है कि अब उसको भाई देखो पीने के लिए दूध भी तो चाहिए ना। तो अब उस माँ की ब्रीस्ट में जो दूध बनता है, उस दूध को बनाने में भी कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं। वो हम अभी इसमें थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, जब उसका बर्थ होता है, जब ये इसका पार्चुरेशन हो जाता है इस बेबी का, तो उसके बाद जो माँ है उसके ब्रीस्ट के अंदर दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। और उस दूध को बनाने में एक ग्लैंड है जो हेल्प करती है, उसका नाम है मेमरी ग्लैंड। ये आपने याद रखना है, मेमरी ग्लैंड। ये मेमरी ग्लैंड जो होती है वो किसके अंदर होती है,
ये होती है ब्रीस्ट के अंदर होती है, जहां पे ये क्या करती है, दूध को बनाने का काम करती है। लेकिन देखिए ये मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो ऐसे काम नहीं करती है, इसको भी कोई बंदा मजबूर करता है, ठीक है। वो बंदा इसको मजबूर करता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो इसको स्टिमुलेट करता है, इसको प्रेरित करता है, और इस बंदे को भेजता कौन है, इसको भेजता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये आता है और इसको आगे स्टिमुलेट करता है, इसको प्रेरित करता है कि भाई चल जाग जा, बच्चे का जन्म हो गया और ब्रेस्ट के अंदर दूध बनाना स्टार्ट कर दे। अब उस दूध का बनना मेमोरी ग्लैंड के थ्रू, उस मिल्क की प्रोडक्शन होना, मिल्क का बनना, इस काम को बोलते हैं, आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। तो जब ये जो माना जाता है कि शुरू का जो दूध बनता है माँ का, शुरू के दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और जो बच्चा माँ का शुरू का दूध पी लेता है, मतलब कि 2-3 मंथ लगातार दूध पीता है, वो बच्चा पूरी ज़िंदगी जो है वो बड़ा ज़्यादा स्वस्थ रहता है, उसको बीमारियाँ बड़ी कम लगती हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन के रहता है, ताकतवर बन के रहता है, क्योंकि ये जो शुरू का मिल्क होता है इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और देखिए इस मिल्क को, शुरू वाले मिल्क को हम एक बायोलॉजी में स्पेशल नाम देते हैं, क्योंकि नॉर्मल मिल्क नहीं होता, ये बड़ा स्पेशल मिल्क होता है जिसको पीने से बच्चे को बीमारी लगने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस मिल्क को बोलते हैं हम कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, ये याद रखना अपना, कोलोस्ट्रम इस मिल्क का नाम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतना सा ये था हमारा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी प्लेसेंटा के बारे में, कि जो एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन पैदा करने का काम करता है, और मेनली इसके थ्रू ही चीज़ों का आदान प्रदान होता है। जो बच्चे को चाहिए होता है वो बच्चे को इसके थ्रू पहुंचता है, और जो बच्चा गंद शंद निकालता है वो माँ की बॉडी में इसके थ्रू ही जाता है, ठीक है ना। और वो चीज़ों का आदान प्रदान जो हो रहा है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है, लेकिन ब्लड इसके थ्रू ही आगे पीछे जाता है, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू। तो देखिए ये प्लेसेंटा जो होता है वो एक काम और करता है जो आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि प्लेसेंटा जो होता है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए एक तो ये कनेक्शन पैदा करता है, दूसरा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल में हेल्प करता है, और तीसरा ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, एक एज ए ग्लैंड काम करता है। और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1, जैसे फर्स्ट नंबर पे एक हार्मोन है जिसका नाम है HCG, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म पेपर में बड़ी बार पूछी जाती है। दूसरे नंबर पे दूसरा जो हार्मोन ये रिलीज करता है उस हार्मोन का नाम है HPL। HPL की फुल फॉर्म ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। अब जो लास्ट 2 हार्मोन जो ये रिलीज करते हैं उनके नाम भी आपने याद रखनी है। तीसरे नंबर पे है एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड लास्ट नंबर पे प्रोजेस्टेरोन। देखिए अब मैं आपको इनके थोड़ा बारी बारी थोड़े फंक्शन बता देता हूँ। देखिए ये जो 2 हार्मोन है HCG एंड HPL, इन दोनों हार्मोन के बेस पे जो होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। ब्लड में इसके लेवल को वो चेक करते हैं कि ये फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है मेनली इन 2 हार्मोन्स के बेस पे होता है। अगर ब्लड में इन 2 हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो अगर इंक्रीज हो रखा होता है तो उस केस में वो फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट मानी जाती है, ठीक है। तो अगर इनका लेवल कम है तो प्रेगनेंसी मतलब कि प्रेगनेंसी का चांस बड़ा कम रहता है। अब देखिए ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये तो आपको पता है कि ये प्यूबर्टी एज लाने में हेल्पफुल होता है गर्ल्स में। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी इसको बोला जाता है। क्या? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। वो बच्चा जो है वो 9 महीने तक यूट्रस के अंदर बिल्कुल अच्छे से वहाँ पे उसकी दीवारों में वो वहाँ पे सुरक्षित रहे,
अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो, वहाँ पे उसका पूरा देखभाल जो है वहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। तो देखिए बड़ी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपना अवर्शन करवा देती हैं, जिनको प्रेगनेंसी फेस करने का मतलब कि जिनको मन नहीं होता, तो वो मतलब कि अपने बच्चों को गिरा देती है। तो गिराने का मतलब यही होता है कि जब वो केमिकल्स वगैरह वो यूज जो करते हैं, वो तो डॉक्टर जो है वो उन केमिकल्स को देते हैं उनको खाने के लिए, जो केमिकल्स सीधा असर डालते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर, क्योंकि ये बंदा जो होता है इसने ही तो वहाँ पे उस बच्चे को पकड़ के रखा होता है यूट्रस के अंदर, समझो पूरा उसके साथ उसकी अटैचमेंट अच्छे से करवा रखी होती है, किसका, यूट्रस के एंडोमेट्रियम बॉल के साथ। तो अगर इसका लेवल ही कम हो जाए, यही मर जाए, बोलते हैं ना कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो वही चीज़ अगर यही मर जाए केमिकल्स वगैरह लेने के बाद, अगर इसका लेवल ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो फिर वो बच्चा वहाँ से गिर जाएगा, तो गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी और वो इन दी फॉर्म ब्लड फिर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।